Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible? Okay. So, anyone has any doubt? किसी को कुछ डाउट है क्या? जहां तक हम लोगों ने डिस्कस करा है. ओके ओके. ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है या स्लो है. ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं फेस हुआ कल क्लास में. आईडी पासवर्ड तो ठीक है ना. ये तो एक मिनट ग्रुप में. एक मिनट. Just a minute, let me again type the ID password. Many students are facing problem. Just a minute. 930 9308600 0951 2 C2 B. ठीक है. So कहाँ गए? Where is this chat box? चलो तब तक जब तक बाकी सब स्टूडेंट ज्वाइन करें, थोड़ा सा मैं एक बार जो मैं एक चीज समझा रही थी उसको थोड़ा ब्रीफ अप दोबारा कर देती हूँ. आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दैट स्पर्म and your egg will fuse. ठीक है. And both are haploid in nature. Both the sperm and egg are haploid in nature. How they are produced? They are produced with the help of meiosis. Meiosis हुआ एक ह्यूमन बीइंग में. फीमेल में meiosis हुआ, एग बना. मेल में meiosis हुआ, स्पर्म हुआ. दोनों जब फ्यूज करेंगे एक साथ तो they will make a zygote. And zygote would be called as a single celled organ. Single cell. एक सेल का होता है जायगोट. जायगोट बनने के बाद हमने बोला नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं मोरुला. एंड आफ्टर दैट ब्लास्टोसिस्ट आता है. ऑल दीज मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट एंड जायगोट ऑल सबके जो प्लॉइडी है, इसको हम प्लॉइडी बोलते हैं. all are diploid in nature. All are diploid in nature. So how are these formed? ये कैसे बनते हैं? ये सब आपकी जो divisions होती हैं ये सब बनते हैं माइटोसिस से. हमने यहाँ तक डिस्कस किया था. नेक्स्ट आई हैव डिस्कस यू जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं. बाहर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. This layer is called as trophoblast. And inside there are cells. There are 50 to 100 cells which are called as ICM, inner cell mass. And ICM जो ये cells होते हैं तीन different kind के होते हैं. One is called as ectoderm, second is called as mesoderm, and third is called as ectoderm, mesoderm and endoderm. These are three different kind of your cells. अभी इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या हुआ जब यहाँ तक हमारा हो गया तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना था. दैट वाज व्हाट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है ये समझना जरूरी है. सो देखो एक जायगोट होता है.
जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, जायगोट विल फॉर्म इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल फाइनली कन्वर्ट इनटू फीटस. सो जायगोट इज अ वन सेल स्टेज. जब वन सेल होता है तो उसको हम जायगोट बोलते हैं. उसके बाद टिल द पॉइंट, एक सेल से लेकर जब तक 8 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, तब तक जो भी स्टेजेस होती हैं उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. सो वन सेल से लेके 8 वीक तक, फ्रॉम वन सेल टू 8 वीक्स, द स्टेज इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो. एंड फ्रॉम 8 वीक्स, 8 वीक्स टू कंप्लीट प्रेगनेंसी, जो कंप्लीट प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ्स की, उस स्टेज पे जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं फीटस. समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस? Is this difference clear to everyone? Is this difference clear to everyone? That what is zygote, what is embryo, and what is your fetus? These are 3 different stages. Zygote is a one cell stage. Embryo is the stage from one cell till it reaches the 8 weeks. That stage is called as embryo. And from 8 weeks to 9 months is called as your fetus. यहाँ तक हमें समझ आ गया. These are some basic terms जो हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो मुझे आपको समझाना है. वन मोर थिंग, ऑल दीज, जितना भी मैं ये एम्ब्रियो, जाइगोट समझा रही हूँ, ये सब आपका पार्ट नहीं है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बहुत बाद में आएगा. बट बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आप अभी समझ लोगे तो बेटर रहेगा आपको फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसीलिए मैं भी ये थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके ये सब टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ. ठीक है. सो यहाँ तक हो गया. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है जो हमें बार बार मतलब मिलेगी. उस इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं 3, जिनको हम बोलते हैं टोटी पोटेंट, टोटी पोटेंट, प्लूरीपोटेंट. मोहम्मद आप प्लीज ये मत करो, ये कुछ कुछ आपसे लग वो हो रहा है. ठीक है. सो इट इज टोटी पोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट. एंड इसके बाद फाइनली आता है यूनिपोटेंट. नो वरीज, नो सॉरी, बट थोड़ा वो आ जाता है ना प्रॉब्लम. सो ये 4 डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम स्टेम सेल्स के लिए यूज करते हैं. स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर द सेल्स विच विल फॉर्म, एक ऐसा सेल जो अपने आप को डिवाइड करके और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट कर पाता है. So stem cells are the cells that have the ability to become various type of cells. Stem cells ऐसे cells होते हैं जिनके पास ability होती है different different kind के cells बनाने की. उसको हम बोलते हैं stem cells. Stem cells हमारे embryogenic state development जब हमारा हो रहा होता है, जब पूरा का पूरा फीटस बनता है, जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. जो वो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल्स. एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उससे हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेल्स दोबारा रीजनरेट करा सकते हैं. ये एक ऐसा सेल होता है जिससे आप नए नए सेल्स बनवा सकते हो. But there are 4 different kind of stem cells. One is totipotent stem cell, pluripotent stem cell, multipotent stem cell, and unipotent stem cell. So you should have to understand what is the difference between these 4 terms. ये सारे stem cells हैं, मतलब ये cells में divide हो सकते हैं. They can divide into cells. But कौन से type of cell में divide होते हैं उस basis पर हमने इनको 4 different category में divide कर दिया. पहली चीज, सबसे अच्छा, दिस इज द सबसे ज्यादा ऐसा चीज जो मैक्सिमम सेल्स बना सकती है, अलग अलग चीजें बना सकती है, वो होगा टोटीपोटेंट. थोड़ा उससे कम कैपेबिलिटी प्लूरीपोटेंट के पास, थोड़ी उससे कम मल्टी के पास और थोड़ी उससे कम यूनिपोटेंट के पास. हम ये सब समझेंगे चारों वर्ड्स का क्या मीनिंग है. बट इस डायरेक्शन में जाते हुए उसकी जो एबिलिटी है ना सेल्स बनाने की, वो थोड़ी सी डिक्रीज होती जा रही है. डिक्रीज इन द सेंस कि कोई एक ऐसा सेल होगा टोटीपोटेंट जो इस सेल को बना सकता है लेकिन प्लूरीपोटेंट नहीं बना सकता. बट सबसे अच्छा
कौन सा होगा? टोटीपोटेंट। और जिसकी प्रॉपर्टी सबसे कम होगी डिवीजन की कहीं ना कहीं, दैट इज यूनिपोटेंट। ये एक ऑर्डर है, टोटी, प्लूरी, मल्टी एंड यूनिपोटेंट। अब हम इसको समझते हैं इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको समझाया, अच्छा देखो, सबसे पहले टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं which have the ability to develop into a complete new organism। एक पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है टोटीपोटेंट के अंदर। टोटीपोटेंट सेल्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट मिनट हम आपको बताई थी प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट क्या है? प्लूरीपोटेंट हैव द एबिलिटी टू मेक एनी काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इन माय बॉडी। मेरी बॉडी में कौन सा सेल, हर कोई भी सेल जो भी प्रेजेंट है, हर सेल बनाने की कैपेबिलिटी होती है प्लूरीपोटेंट के पास। What is the difference between toti and pluri? Totipotent is the ability to develop a complete new organism। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे प्लूरीपोटेंट में, हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी का हर सेल बना सकता है प्लूरीपोटेंट। अब समझते हैं ये क्या डिफरेंस है। मैंने आपको समझाया, आई हैव zygote। Zygote will be converted into your different stage which is called as morula। Morula will be converted into blastocyst। Blastocysts have two different kind of cells। The outermost layer is called as trophoblast and inner cells are called, हाँ बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, एक मिनट रुको रेहन, अभी मैं समझा रही हूँ, अभी सब समझ आ जाएगा। मैं भी डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दूंगी, बट अभी जो मैं समझा रही हूँ वो समझो, समझ आ जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट की है ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल्स आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में कन्वर्ट होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है? आपको पता है कि जब एक बेबी फॉर्म होता है तो उसका मदर के साथ कनेक्शन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटा। एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म है वो मदर के साथ कांटेक्ट डेवलप करता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही ब्लड मदर से चाइल्ड में, चाइल्ड से ब्लड में जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही खाना ट्रांसफर होता है, हर चीज प्लेसेंटा के थ्रू ही होती है। सो ऑर्गेनिज्म जब जैसे वो बॉर्न होता है ना, उसके प्लेसेंटा को फिर हम रिमूव करते हैं। सो प्लेसेंटा इज अ स्टोर हाउस ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, योर फूड, हर चीज प्लेसेंटा से ट्रांसफर होती है। अगर प्लेसेंटा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म के पास खाना नहीं पहुंचेगा, ऑर्गेनिज्म के पास न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। सो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये बनाता है मेरा प्लेसेंटा, और जो इनर सेल मास होता है ये उस ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। सो ट्रोफोब्लास्ट का काम है प्लेसेंटा को बनाना, और आईसीएम का काम है ऑर्गेनिज्म को बनाने के साथ, सिर्फ ऑर्गेनिज्म के पूरा बनाना। ऑर्गेनिज्म अलग है, प्लेसेंटा अलग है। प्लेसेंटा इज अ लिंक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड योर मदर। सो टोटीपोटेंट सेल वो सेल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा भी बना सकते हैं और जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के लिए जो जो सेल्स चाहिए हैं वो दोनों चीजें बनाते हैं। लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जिनके पास प्लेसेंटा बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती। अब प्लेसेंटा नहीं बना सकते, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर के सेल्स तो बना सकते हैं ना सारे, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेल है, चाहे वो नर्वस सिस्टम का सेल है, कुछ भी सेल है, वो सेल बना सकते हैं। बट प्लूरीपोटेंट सेल कैन नॉट मेक द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो do you able to understand the difference between totipotent and pluripotent? Totipotent will able to make both the placenta, आपका placenta भी बनाते हैं and embryo भी बनाते हैं, whereas pluripotent have the capability to make only the embryo, not the placenta। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस बताई। जाइगोट था, जाइगोट से बना मेरा डिफरेंट मॉरुला, मॉरुला से बना मेरा ब्लास्टोसिस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ,
जायगोट को आप प्लूरीपोटेंट बोलोगे, टोटीपोटेंट बोलोगे? जायगोट को आप क्या बोलोगे, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट? जायगोट को आप क्या बोलोगे, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट? गुंजन, प्लूरी कैसे? प्लूरी सिर्फ ऑर्गेनिज्म बना सकता है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना सकता। लेकिन जायगोट विल कन्वर्ट इनटू मोरुला, मोरुला विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के पास ट्रोफोब्लास्ट भी है और आईसीएम भी है, तो इट कैन मेक बोथ। ऐसे ही मोरुला, मोरुला भी प्लेसेंटा भी बना सकता है, ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है, तो दे आर टोटीपोटेंट सेल। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के पास ट्रोफोब्लास्ट भी है और आईसीएम भी है, दोनों हैं, मतलब प्लेसेंटा भी बन सकता है और आपके ऑर्गेनिज्म के सेल्स भी बन सकते हैं। सो ब्लास्टोसिस्ट इज आल्सो अ टोटीपोटेंट सेल। बट इफ आई विल टॉक अबाउट आईसीएम, इनर सेल मास क्या होंगे, क्या वो टोटीपोटेंट होंगे या प्लूरीपोटेंट होंगे? इनर सेल मास टोटीपोटेंट होंगे, प्लूरीपोटेंट होंगे? टेल मी। इट वुड बी प्लूरीपोटेंट। यहां तक समझ आया सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? ठीक है, अभी हमें समझ आ गया टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट। नेक्स्ट टर्म क्या आई थी, मल्टीपोटेंट। समझना है हमें क्या होता है मल्टीपोटेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, अब जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है, जो प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास मेरा प्लूरीपोटेंट सेल है, प्लूरीपोटेंट सेल कौन से हैं, आईसीएम के सेल प्लूरीपोटेंट सेल है, बिकॉज इट कैन मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आईसीएम में एक्टोडर्म बनता है, आईसीएम के सेल से एंडोडर्म बनता है, आईसीएम के सेल से मीजोडर्म बनता है। ठीक है, सो जिसके पास, व्हाट इज मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट दे हैव द एबिलिटी टू मेक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, they have the ability to make specific type of cells. अगर मैं आपसे बात करती हूँ ब्लड स्टेम सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स क्या है, ये आपके स्टेम सेल्स है ब्लड के। सिंस दे आर स्टेम सेल्स, दे कैन डिवाइड इनटू अदर सेल्स, तभी इसका नाम स्टेम सेल्स हुआ। अब ब्लड के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कुछ आरबीसी में बन जाते हैं, कुछ प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ब्लड के स्टेम सेल से आप आरबीसी भी बनवा सकते हो, प्लेटलेट भी बनवा सकते हो, डब्ल्यूबीसी भी बनवा सकते हो। So this blood stem cells have a ability to make a specific group of cells, मतलब एक group of cells जो similar है, जैसे कि blood stem cells, it can make RBC, platelet and WBC. So that's, but क्या ये ब्लड स्टेम सेल आपका न्यूरॉन बनाएगा? नहीं। ये क्या ब्लड सेल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनाएगा? नहीं। ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ही सेल्स को बना रहा है। So that is why it is called as multipotent cells, because they are not able to convert into whole organism. So this is your multipotent. अब अगर मैं कोई ऐसे सेल की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आरबीसीज को बनाता है, कोई आरबीसीज का भी तो स्टेम सेल होगा ना, तो ऐसा सेल जो आरबीसी का स्टेम सेल है, जो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी को बनाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी को बनाएगा, उसे मैं क्या बोलूंगी, उसे मैं बोलूंगी यूनिपोटेंट स्टेम सेल, जो सिर्फ एक ही सेल को बना रहा है। और जो एक क्लास ऑफ सेल्स को बना रहा है वो मल्टीपोटेंट, और जो सिर्फ एक सेल को बना रहा है दैट इज योर यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। समझ आए ये चारों टर्म सबको क्लियर हुए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हमें अभी। unipotent stem cell is a stem cell which can form a single kind of cell. आरबीसी का स्टेम सेल है, आरबीसी का स्टेम सेल है, तो मैं उसको बोलूंगी कि वो मेरा बना रहा है सिर्फ आरबीसी को। एक मिनट रुको, मैं एग्जांपल बताती हूँ। आरबीसी दिमाग से निकल के, जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू। आरबीसी का स्टेम सेल का नाम होता है कुछ, जस्ट अ मिनट, आई विल लेट यू नो।
नाम का, हाँ इसका नाम होता है आपका, हाँ जैसे आपका मेगा कैरियोसाइट होता है, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट विल फॉर्म इनटू प्लेटलेट। सो अगर आप मेगा कैरियोसाइट का स्टेम सेल रिजर्व कर रहे हो, दैट विल फॉर्म ओनली अ प्लेटलेट। सो मेगा कैरियोसाइट इज कॉल्ड एज द यूनिपोटेंट सेल। ऐसे ही एरिथ्रोब्लास्ट होता है, एरिथ्रोब्लास्ट आपका कन्वर्ट होता है रेटिकुलोब्लास्ट में, एंड रेटिकुलोब्लास्ट आपके आरबीसीज बनाते हैं। सो अगर आप एरिथ्रोब्लास्ट का स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखोगे, then it can make only RBCs. It cannot make platelet or it cannot make your WBC. But if we will store the hematopoietic stem cell, जैसे जो मैंने आपको बताया था ना अभी ये वाला ब्लड स्टेम सेल, ब्लड स्टेम सेल का दूसरा नाम होता है हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल। अगर आप इसको प्रोटेक्ट करके रखोगे तो आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ बना सकते हो। सो दैट इज दिस हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल और दिस ब्लड स्टेम सेल इज कॉल्ड एज अ मल्टीपोटेंट सेल, whereas multipotent stem cells, whereas erythroblast और megakaryocyte ये सब stem cell आपके यूनिपोटेंट stem cell होते हैं। Clear? Clear? Is it clear till this point? Is it clear till this point? तो अब हम लोग अपना आइडियली अपना अच्छा हाँ मैं एक और चीज बताना चाहती थी। मैंने आपको बोला था आई एम स्टार्टिंग विद द यूनिट विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन फिजियोलॉजी। कल मैंने आपको समझा दिया था ये ह्यूमन कहाँ से आया। ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ एनिमेलिया किंगडम, उसके बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शनिंग। ह्यूमन किस तरीके से फंक्शन करता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग। सो मेरी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, दैट इज ऑलमोस्ट, हाँ सो दैट इज कॉल्ड एज, अगर मैं बोल रही ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन की फंक्शनिंग कैसे हो रही है। सो मैंने खाना खाया और खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ माई डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने एयर को इनहेल करा, अब वो एयर जो मैंने इनहेल करी उसका जो ऑक्सीजन है वो कैसे मेरी पूरी बॉडी में जा रहा है, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ लाइक काइंड ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फिजियोलॉजी बताता है कि कैसे कैसे कोई चीज फंक्शन करती है। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एनाटमी। एनाटमी का मीनिंग होता है दैट उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, जो वो ढांचा है ना हमारी बॉडी का वो दिखता क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्टमक है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या क्या ऑर्गन्स है। सो फिजियोलॉजी को समझने के लिए कि फंक्शंस होते कैसे हैं, खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, मुझे उसका ये तो पता होना चाहिए ना कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या क्या है। तो मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने के लिए मुझे एनाटॉमी को समझना जरूरी है। सो एनाटॉमी को समझने के लिए कि कैसे मेरा बेसिक चीजें बनी हुई है, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट योर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। सो वी हैव टू डिस्कस कि टिश्यूज किस किस काइंड के टिश्यूज होते हैं एंड वो टिश्यू से कौन से ऑर्गन बनते हैं एंड फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है और हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है। जब हमें ये समझ आ जाएगा उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि वो फिजियोलॉजी वो काम कैसे करती है, उसका फंक्शनिंग कैसे है। So that is why we have started discussing about tissues कि टिश्यूज कैसे बनते हैं, क्योंकि टिश्यूज इज द मतलब टिश्यूज नहीं समझ आएंगी, सेल्स नहीं समझ, अच्छा क्या रिपीट करूं आर्यन, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट, क्या रिपीट करना है, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट, क्या चीज समझ नहीं आई। I have told you that we are discussing human physiology. फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग, किसी चीज का फंक्शन कैसे होता है। ऐसे ही एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग होता है किसी चीज का स्ट्रक्चर कैसा है। सो आई वांट टू स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन कैसे फंक्शन करता है।
ह्यूमन क्या, जो खाना हमने खाया वो डाइजेशन हो रहा है, तो उसका फंक्शन है ना डाइजेशन ऑफ फूड। हमने एयर को इनहेल करा तो वो एयर इनहेल मेरी हुई, तो वो सारे ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचा, दैट इज द फंक्शनिंग, दैट इज द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स कोई चीज कैसे काम करती है। अगर हमें कोई चीज कैसे काम करती है वो समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा उससे पहले कि वो चीज बनी कैसे हुई है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा वो चीज कैसे बनी है, क्या हम उसकी फिजियोलॉजी समझ सकते हैं? टेल मी। अगर मुझे यही नहीं पता कि वो चीज बनी कैसे हुई है, आई डोंट नो अबाउट द एनाटमी ऑफ एनीथिंग, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वो फंक्शन कैसे करेगा? नो, आई कैन नॉट टेल। सो इसीलिए फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए मेरे को पहले एनाटमी को पढ़ना पड़ेगा। एनाटमी मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। और एनाटमी क्या है? एनाटमी इज सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। अब वो काम कैसे करेगा, तब आएगा ना फिजियोलॉजी वाला पार्ट। फिजियोलॉजी विल कम आफ्टर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन गया, अब बताओ भाई ये काम कैसे करेगा। तो मैंने पहले समझा सेल क्या था, फिर मैं समझ रही थी टिश्यू क्या होता है। टिश्यू मैंने आपको समझाया, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव द सिमिलर एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन। तो अभी मेरा टास्क है समझना कि टिश्यू किस किस टाइप्स के होते हैं। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? Is it clear till this point? Clear. ठीक है. So I will discuss that on the basis of structure and function, your tissues are divided into 4 different kinds. Tissues 4 different kind के होते हैं. One is called as epithelial tissue. Second is called as connective tissue. Third is called as nervous tissue. Fourth is called as muscular tissues. So these are 4 different kind of tissues which are present in my body, and they will make complete body. जो maximum होता है ना हमारी body में, that is your connective tissue. Connective tissue सबसे ज्यादा abundant होता है हमारी body में. And उसके बाद second number पे आपका epithelial tissue होता है. जो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन वाला पार्ट बनाएगा, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वो वाला एरिया है। मस्कुलर टिश्यूज आपकी मसल्स बनाएंगी, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड मतलब एंड स्मूथ मसल्स। 3 टाइम की मसल्स होती है, सब पढ़ेंगे हम, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। तो ये बनाएंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके मस्कुलर एरिया में है। नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में है। बट जो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो हमारा ब्रेन है। पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता ही होता है। सो उसमें से भी मैक्सिमम कौन सा होता है? मैक्सिमम होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से जो मेरा एपिथेलियल टिश्यू होता है, दैट इज मेड अप ऑफ, एपिथेलियल टिश्यू बनता है एक्टोडर्म से। जो एपिथेलियल, जो हमने बोला ना एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, ये एंडोडर्म से बनता है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म। तो इस तरीके से ये मेरे 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज बनते हैं। एंड सबसे मैक्सिमम कौन सा है? दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड नंबर पे एपिथेलियल, और नर्वस और मस्कुलर में हम ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बट आइडियली थोड़ा मस्कुलर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नर्वस, बट दे विल नेवर आस्क यू। सबसे ज्यादा कनेक्टिव होता है। तो अब हमें ये चारों डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज एक वन बाय वन हमें पढ़ने हैं। So first we will start with the epithelial tissue. First we will start with the epithelial tissue. Epithelial tissue क्या होता है? Epithelial tissues जितनी भी हमारी बॉडी की कवरिंग्स होती हैं, जो भी हमारी बॉडी की कवरिंग होती है, लेयर्स होती है, जो कवर होती है, वो सब एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। सबसे पहली चीज मतलब स्किन इज द कवरिंग ऑफ माय बॉडी, सो होल स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट, द कवरिंग ऑफ माय बॉडी which is skin, that is made up of epithelial tissue, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या होती है, जो जो भी मेरे ऑर्गन्स हैं, देखो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटेक्शन करना, सबसे इंपॉर्टेंट। और भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, बहुत सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज योर प्रोटेक्शन। अगर कोई आपसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, दैट इज द प्रोटेक्शन। अब बाहर की मेरी स्किन को प्रोटेक्ट, स्किन मेरा प्रोटेक्ट कर रही है ना, स्किन के अंदर मेरी ब्लड वेसल्स हैं अंदर जाके। सो अगर मेरी स्किन नहीं होती, डायरेक्ट मेरे को जरा सी चोट लगती, मेरा खून निकलने लग जाता। बट अभी क्या है, पहले एक बैरियर है, एक स्किन एक प्रोटेक्ट कर रही है मेरे ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्वायरमेंट से। सो स्किन इज प्रोटेक्टिंग मी। नेक्स्ट चीज, अब मुझे चीज बताओ, मैं खाना खा रही हूँ, जब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं मुंह से खाना अंदर ले रही हूँ, वो मेरा ईसोफेगस में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। क्या जो मेरी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, शुरू कहाँ से हो रहा है, माउथ से शुरू होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे खत्म होता है, एनस पे खत्म होता है। तो शुरू से लेके लास्ट तक जो हमारी के जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्या वो इन्फेक्शन से प्रोन है या नहीं है, क्या वो इन्फेक्शन से प्रोन है या वो इन्फेक्शन से प्रोन नहीं है। इज इट प्रोन टू इन्फेक्शन, इज इट प्रोन टू द इन्फेक्शन। हम जो भी खा रहे हैं डायरेक्ट मेरी अंदर वाली जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब वो लेयर जो मेरे खाने के कांटेक्ट में आती है। नो नो कैसे हर्षदीप, नो कैसे, मैं जो खाना खा रही हूँ वो मेरा माउथ में गया, तो जो मेरी माउथ की सबसे बाहर वाली लाइनिंग है वो डायरेक्ट उस खाने के कांटेक्ट में है, कुछ भी गड़बड़ होगी वो उस लेयर को खराब करेगा। ऐसे खाना अंदर ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस की सबसे सबसे जो अंदर वाली लाइनिंग है, ऐसे है ना, ईसोफेगस ऐसे बनी हुई है, खाना मेरा ऊपर से इसके अंदर आ रहा है, तो सबसे जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी ईसोफेगस की, वो कहीं ना कहीं प्रोन है इस खाने से, खाने में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, पानी पी रहे पानी में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। सो जो इनर मोस्ट लेयर्स होती हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो मेरी बॉडी के बाहर या तो ओपन होते हैं, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के बाहर उसकी ओपनिंग होती है, उस सब जगह को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उस सब जगह को प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे एपिथेलियल टिश्यूज आएंगे। सो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन की इनर मोस्ट लाइनिंग इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बिकॉज दैट इज प्रोन टू इन्फेक्शन। If I talk about respiratory system, is nose respiratory system start होता है nose से, so nose is also, मतलब उसकी बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर इंटरेक्शन है, तो मैं जो भी चीज सांस ले रही हूँ, एयर ले रही हूँ, वो सब मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उसकी पूरी अंदर की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू की बनानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मेरा यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो हमारा यूरिन जहां से निकलता है ब्लैडर के नीचे, यूरेथ्रा ब्लैडर जो वो पॉइंट होता है, वो भी हमारी बॉडी के बाहर के कांटेक्ट में है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, उसका जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो जेनिटेलिया होता है, दैट इज आउटसाइड, मतलब आउटसाइड एयर के कांटेक्ट में है, तो वो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सो दैट मीन उसकी इनर मोस्ट लेयर भी आपकी कहीं ना कहीं आपकी epithelial tissue की बनी होगी, because out of these four tissues epithelial cell is the most protective layer। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? Is this concept clear to everyone? Yes or no? Is it clear or not? Is it clear till this point? Yes or no? Clear हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाँ, मेरा जो ब्लड है, ब्लड में भी कहीं ना कहीं देखो मतलब ब्लड की भी कुछ ना कुछ जो लाइनिंग्स होती है, थोड़ी बहुत ब्लड वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, वो भी ब्लड की लाइनिंग्स भी बनी होती है। तो ऑलमोस्ट मेरी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, अब अगर मेरे को एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन करना, तो ये सेल है, एक सेल है, दूसरा सेल आके जुड़ा, तीसरा सेल आके जुड़ा, चौथा सेल आके जुड़ा, ये बन गया मेरा एपिथेलियल टिश्यू।
इसका काम क्या है, इसको करना है प्रोटेक्शन। अगर ये सेल्स लूजली बाउंड होंगे, ऐसे ऐसे करके बाउंड होंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी, अगर आपने कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया तो वो अंदर चला जाएगा? इट कैन क्रॉस। अगर ये लूजली बाउंड हुए, अगर ये टाइटली बाउंड नहीं हुए, तो क्या इन्फेक्शन इजिली प्रोन हो जाएगा कि नहीं होगा? यस, इट इज इजिली क्रॉस कर पाएगा। सो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है सबसे टाइटली बाउंड होता है। इसके जो सेल्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड विद ईच अदर। एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली बाउंड विद ईच अदर, एंड इनको टाइट रखने के लिए इसके अंदर सेल के जंक्शंस होते हैं। दो सेल्स के बीच में जंक्शंस होते हैं जो इनको क्लोजर बाय रखते हैं। उन जंक्शंस को मैं बोलती हूँ टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्यों नाम है? क्योंकि उसको टाइट करके रख रहे हैं, उसको अंदर से कोई चीज क्रॉस नहीं करने दे रहे। So that is the function of epithelial tissue, that the cells of the tissues of epithelial the cells of epithelial tissues are tightly bound to each other with the help of tight junction. And since they are tightly bound, so there is very little intercellular space. इंटर मतलब क्या होता है? दो के बीच में। कैन यू प्लीज रिपीट दिस स्लाइड? अच्छा, आई वाज सेइंग कि मेरे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, मैंने बोला एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, मेरे को किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो अगर मैं अपने एपिथेलियल सेल्स को ऐसे लूज लूज रख दूंगी, तो क्या वो मेरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा? टेल मी हर्षदीप, इफ मेरे जो एपिथेलियल सेल्स होंगे अगर वो बहुत लूज लूज होंगे, क्या वो मुझे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं? क्या वो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा, उसका मेन फंक्शन ही एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन है। सो अगर वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सेल्स को बिल्कुल टाइटली रखना पड़ेगा, और टाइटली बाउंड होंगे। और टाइटली बाउंड कराने में कौन हेल्प करेगा? इसके अंदर सेल जंक्शंस होते हैं। सेल जंक्शंस के 3 डिफरेंट काइंड होते हैं। सेल जंक्शंस आर द जंक्शन विच विल कनेक्ट। मैम व्हाई वी गॉट इन्फेक्शन लाइक डाइजेशन? हाँ अभी बताते, एक मिनट रुको। सो सेल जंक्शंस क्या करेंगे? सेल्स को इकट्ठे जोड़ के रखेंगे। तो सेल जंक्शन भी मेरे 3 डिफरेंट काइंड के होते हैं। एक होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एनकोरिंग जंक्शन, और तीसरा होता है गैप जंक्शन। ये 3 डिफरेंट काइंड के सेल जंक्शंस होते हैं। टाइट जंक्शंस वो जंक्शंस होते हैं जो बिल्कुल आपकी सेल्स को क्लोजली टाइटली बाउंड करके रखते हैं। सो टाइट जंक्शन शुड बी प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स, देन ओनली मेरा प्रोटेक्शन हो पाएगा। समझ आ गया हर्षदीप आपको ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Is this point clear or not? So, hello, is this clear? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? There is very little intercellular space between them. What is the meaning of intercellular? Intercellular, inter वर्ड आता है जब दो चीजों के बीच में की बात करते हैं। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच की बात कर रहे हैं। और इंट्रासेलुलर क्या होगा? इंट्रासेलुलर होता है एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, दैट इज इंट्रा। बोलते हैं ना इंटर कॉम्पिटिशन, इंट्रा कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वो होता है जब दो डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन क्या होता है? जब